पीएम मोदी की पढ़ाई लिखाई को मुद्दा बनाकर 2024 की राजनीतिक पिच तैयार कर रहे विपक्ष को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने झटका दे दिया। पवार सीधा कह रहे हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। ये नेशनल इशू नहीं है। पहले सावरकर हमारे सामने दूसरे इशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अडानी मामले पर जेपीसी और अब प्रधानमंत्री की डिग्री। एक बात तो साफ है, एनसीपी चीफ शरद पवार एकजुट विपक्ष की धारणा ध्वस्त कर रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े एजेंडे पर धारदार प्रहार कर रहे हैं। पीएम की डिग्री पर शरद पवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर एमबीए के अपने महाराष्ट्र वाले करीबी उद्धव ठाकरे के ही सवालों की हवा निकाल रहे हैं। पीएम की डिग्री के मुद्दे पर सबसे बड़ा हमला आम आदमी पार्टी कर रही है। कभी पोस्टर लगाकर, कभी डिग्री दिखाकर। शरद पवार सीधा कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? दूसरी डिग्री का, वाली डिग्री का, इनकी डिग्री का ये राष्ट्रीय इशू है। अपन राष्ट्रीय इशू हो रहा है, नेताजी, महंगाई, कायदा सुव्यवस्था, इत्यादि प्रश्न आणि त्याच्या उत्तर या राज्य सरकार केलं पाहिजे। शरद पवार ने ये कोई पहला झटका नहीं दिया है। इससे पहले वो उस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ बोल चुके हैं जिस पर बजट सत्र धुल गया, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स झोंक दी है, अडानी पर जेपीसी की मांग। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। गौतम अडानी के एम्पायर पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले संस्थान हिंडनबर्ग पर शरद पवार ने सवाल खड़े किए। कहा हिंडनबर्ग के बारे में हम जानते तक नहीं, तो फिर उसकी रिपोर्ट पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अडानी के बारे में हर भारतीय इतना जानता है कि वो एक सफल भारतीय उद्योगपति है। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 31 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। जिस विपक्षी कुनबे की मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर टिकी है, उन नेताओं के लिए अब इस पर कुछ बोलना मुश्किल हो रहा है। कुछ समझा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता के नाम पर पटना से दिल्ली दौड़ लगाने वाले नीतीश इससे किनारा कर रहे हैं। इनका लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में भी मिल जाएगा। तो जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे। लोगों की राय अपनी अपनी होती है। न्यूज में देखें तो कौन क्या बोलते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है कि अडानी के पास बेनामी पैसा किसका है। 20,000 करोड़ वाले राहुल गांधी के सवाल पर अब पहली बार अडानी ग्रुप ने चुप्पी तोड़ी है। एक मीडिया हाउस को जवाब देते हुए लिखा है, अडानी ग्रुप ने 18 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 20% शेयर फ्रांस के टोटल एनर्जी को बेचकर 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए जुटाए। साथ ही अक्टूबर 2019 में प्रमोटर्स ने अडानी टोटल गैस के 37.4% शेयर बेचकर 700 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। प्रमोटर्स ने इन पैसों को नए कारोबार और पोर्टफोलियो कंपनियों को मजबूत करने के लिए निवेश किया। इससे पहले शरद पवार ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका दिया था सावरकर के मुद्दे पर। मराठी अस्मिता के नाम पर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई कि राहुल गांधी का सावरकर पर प्रहार ठीक नहीं। सावरकर used to get a stipend from the British.
These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide. आज सावरकर ये नेशनल इशू नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। सावरकर इनके बारे में हम लोगों ने इनके खिलाफ कुछ बातें की थी, व्यक्तिगत नहीं थी, हिंदूवाद सभा के खिलाफ। इसके बाद से ही बताया जाता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कहने पर समझौता हुआ। राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। शरद पवार विपक्षी कुनबे में होते हुए भी कुछ मुद्दों पर अपना अलग ही स्टैंड लेते हैं, चाहे उसका मतलब सीधा किसी विपक्षी नेता के खिलाफ बोलना ही क्यों ना हो। लेकिन क्या ऐसे हर बयान के साथ उस नींव को झटका लगता है जिसकी बिसात पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है? वैसे प्रधानमंत्री ने संसद में राहुल गांधी का बिना नाम लिए वार करने के लिए शरद पवार की तारीफ की थी। सुनिए। क्या यहाँ बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। शरद पवार की राजनीति को समझने के लिए कहा जाता है कि कई नेताओं की सोच जहां खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। महाराष्ट्र में एक वक्त पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाकर सत्ता तक उसे पहुंचाकर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाले शरद पवार क्या आज विपक्ष के ही मुद्दों पर अलग बोली बोल उनकी एकजुटता ध्वस्त कर रहे हैं? आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। आज तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ चुके कई नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया। उसके बाद तो बीजेपी ने राहुल पर हमलों की बौछार कर दी। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि राहुल जेंटलमैन या मेंटलमैन हैं। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? सत्ता और विपक्ष के बीच सियासत के संघर्ष में मुद्दों पर ही महाभारत मचा है। सरकार का मुद्दा राष्ट्रहित है, विपक्ष के मुद्दे तय नहीं हो पाते। किसी के लिए अदानी मुद्दा है, किसी के लिए किसान मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई मुद्दा है, किसी के लिए बेरोजगारी, तो किसी के लिए ईडी सीबीआई का कहर। लेकिन मुद्दों पर मचे इस महाभारत में नया सियासी कांड शुरू हो गया जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अदानी के साथ जोड़ते हुए अपने ही दल के गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी जैसे पुराने साथियों का नाम लेकर पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल के अपने ही पुराने साथियों पर वार का पलटवार भी शुरू हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोफोर्स से लेकर क्वात्रोची और नेशनल हेराल्ड तक की फहरिस्त गिना दी। राहुल गांधी को फिर कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे दी। Whatever Rahul Gandhi has tweeted, it is a defamatory tweet. So once Prime Minister goes back from Assam, we'll respond that tweet, and definitely there will be a defamation case in Guwahati. ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रेड्डी ने राहुल पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जरूर राहुल गांधी के ट्वीट को एक ट्रोल लेवल का बयान करार दिया और राहुल को राष्ट्रीय कद का नेता होने पर शक जता दिया। कांग्रेस के इन सभी पुराने साथियों में से सबसे करारा पलटवार गुलाम नबी आजाद ने किया। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर ट्वीट में सबसे पहला नाम गुलाम नबी आजाद का लिखा था। उसी लिहाज से पलटवार में 50 साल के राजदार गुलाम ने सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मेरा कभी किसी कारोबारी से रिश्ता नहीं रहा है। राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के कारोबारियों से रिश्ते रहे। 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब राहुल विदेशों में अवांछनीय कारोबारियों से मिलते थे। ये अजीब सी बचकानी बातें कर रहे हैं। ये राग दरबारी सुनाने का अब इनको क्या शौक आ गया इस उम्र में? भाई एक बंगला आपको मिल गया, एंजॉय करिए, रहिए उसमें। वैसे राहुल गांधी अदानी मुद्दे पर इतने कन्विंस हैं कि विदेशों तक में जाकर उनका जिक्र कराते हैं। कहां तो राहुल गांधी और कांग्रेस अदानी मुद्दे को आने वाले चुनावों में ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, कहां तो अब कांग्रेस के नेता भी नहीं मानते कि अदानी कोई मुद्दा है। Karnataka election goes on local development. This is an election purely on Karnataka and Kannadiga pride. गुलाम नबी आजाद के खुलासे से पहले ही बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। आरोप लगाती है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं।
गुलाम नबी के खुलासे के बाद बीजेपी और आक्रामक हो गई कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है, जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। पीएमओ का फर्जी अधिकारी बनकर कश्मीर में Z+ सुरक्षा का आनंद लूटने वाला किरण पटेल घुटनों पर आ गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के लपेटे में आते उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके रौब की हवा निकल गई। खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर जो कभी Z+ सिक्योरिटी में घूमा करता था, कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में कानून को धता बताता था, वही किरण पटेल अब घुटनों पर आ गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आते ही इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल किरण पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर गुजरात में भी कई लोगों के साथ चीटिंग की थी। इसके भुक्तभोगियों की लिस्ट में गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जवाहर चावड़ा के भाई जगदीश चावड़ा भी शामिल हैं, जिनका बंगला किरण पटेल ने हड़प लिया था और 35 लाख रुपए भी डकार गया था। यही वजह है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किरण पटेल को अब अपने शिकंजे में ले लिया है। 22 मार्च के रोज एक फरियाद दाखिल हुई थी, जिसके फरियादी जगदीश भाई चावड़ा थे। फरियाद में ये मेंशन किया गया था कि उनका बंगलो था, वो रिनोवेशन के काम से किरण पटेल ने उनको विश्वास में लेके, बड़ा अधिकारी होने का विश्वास लेके और बड़ी राजकीय बैकिंग होने का विश्वास उनको देके रिनोवेशन के लिए ले लिया था और रिनोवेशन को लेके बाद में फिर उस बंगलो पे कब्जा कर लिया था। उसके लिए एक 406, 420, 170, 120B की फरियाद दाखिल हुई थी। उसमें 2 आरोपी थे, एक किरण पटेल और दूसरी उसकी वाइफ मालिनी पटेल। मालिनी पटेल को लास्ट वीक हमने अरेस्ट कर लिया था और कल हमने जम्मू कश्मीर जेल से कोर्ट के आदेश अनुसार उसका कब्जा लेके कल रात को 3 बजे उसको अरेस्ट कर लिया गया था। खबर उड़ रही है कि किरण पटेल के कई बड़े बीजेपी नेताओं के साथ भी रिश्ते थे। इसके तार सीएम ऑफिस तक भी जुड़े थे। तभी तो किरण पटेल मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के एडिशनल जनसंपर्क अधिकारी हितेश पांड्या को अपना इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि हितेश पांड्या का बेटा अमित पांड्या किरण पटेल का बिजनेस पार्टनर था। उसने गलत पीएमओ के अधिकारी होने का जो मतलब ओळख प्रस्थापित की थी, उसके लिए गुना दाखिल हुआ है। और हमारा जो गुना है वो जो चीटिंग है उसका गुना दाखिल हुआ है। जो मामला है हमारा बंगलो के ऊपर कब्जा करने का है, उसी तरीके से जो फरियाद दाखिल हुई है और आगे हमें रिमांड के बाद अगर पूछपरछ में हमें लगता है कि जिस तरह से मतलब उसका कहना है, नहीं तो जिस तरह से उसने ये किया हुआ है, उसके हिसाब से उसके जो एप्रोप्रिएट कलम है वो लगाई जाएगी। किरण पटेल वो शख्स है जिसने गुजरात से लेकर कश्मीर तक कानून व्यवस्था को अपने ठेंगे पर रखा, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के लपेटे में आते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। इसकी रोब की हवा निकल चुकी है। कोट पैंट की जगह सादे कपड़ों में आ गया है। बालों को डाई करना भी भूल गया है। चेहरे पर फेशियल की चमक की जगह सफेद दाढ़ी उगाई है। अभी तो शुरुआत है, इसके गुनाहों की सजा तो मिलनी बाकी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक। गुजरात में पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिसके कारण सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि इस बार जूनियर क्लर्क एग्जाम में गुजरात सरकार की किरकिरी होने से बच गई, लेकिन अब भी सरकार की मुसीबत कम नहीं हुई है। बिना पेपर लीक हुए संपन्न हुई जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा। न पेपर लीक हुआ, न हुआ कोई गड़बड़ी वाला कांड। चयन बोर्ड और पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस।
इस बार बच गई गुजरात सरकार की साख। 29 जनवरी को पेपर लीक होने के चलते जिस जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उसे अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया है। कहीं से कोई गड़बड़ी होने का समाचार नहीं मिला। इसके चलते न सिर्फ गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों ने, बल्कि पुलिस और जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर शीट 11 अप्रैल को जारी की जाएगी, जबकि परिणाम जून में आने की संभावना है। એટલે અમે 11 તારીખથી આજે અમારા લોકો સ્કેનિંગમાં રોકાયેલા હશે। આવતીકાલે કોઈ પણ સમયે સ્કેનિંગ પૂરું થશે, એ પછી આવતીકાલના દિવસમાં આરામ કરીને ટૂંકો આરામ કરીને પરમ દિવસ સવારથી અમે ડેટા એન્ટ્રીનું કામ શરૂ કરવાનું છે। જો અમને આવનારા 3 દિવસમાં બધા જ કેન્દ્રો ઉપલબ્ધ થઈ જાય તો અમે પરીક્ષા લેવાની જાહેરાત કરશું, અન્યથા પરીક્ષા રદ કરવાની જાહેરાત કરશું, ન લેવાની જાહેરાત કરશું। અને સાથે સાથે હું જ્યારે તમે આટલા બધા મીડિયાના મિત્રો અહીંયા છો, તો હું કોલેજ અમને શાળાઓ મળી રહી છે। पेपर लीक की बानगी बन चुके गुजरात में बिना गड़बड़ी के परीक्षा संपन्न करवाना वाकई किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, और ये सब कुछ संपन्न हो पाया कड़ी सख्ती की वजह से। इस बार परीक्षा केंद्रों पर बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल किया गया। मतलब एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले परीक्षार्थी का वीडियो तैयार किया गया, ताकि एक भी डमी परीक्षार्थी अंदर ना जा सके। परीक्षार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं ले जाने दिया गया। एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले परीक्षार्थियों की जूते, चप्पल और मोजे भी उतरवा लिए गए। तब जाकर गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड की ओर से रविवार को राज्य के 32 जिलों में जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। ये परीक्षा जूनियर क्लर्क के 1181 पदों के लिए ली गई। 9,53,000 छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था। उसमें से 7,28,000 छात्रों ने ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया, यानी 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा देने से ही किनारा कर लिया। जिन 7,28,000 छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए, उसमें से भी ज्यादातर परीक्षा देने नहीं आए। अनुमान है कि इन 7,28,000 छात्रों में से सिर्फ 40 से 45% विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी। કારણ કે અમે લોકરક્ષકની પરીક્ષા અમે 3 લાખ લોકો માટે લીધી હતી, જ્યારે આ પરીક્ષા 9,53,000 લોકો માટે લેવાની હતી। એટલે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી એ લોકો ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા હતા, અને એટલો બધો થાક, કારણ કે મને થાક લાગતો એટલે ખબર પડે કે મારા કરતાં જે લોકો વધારે કામ કરતા હોય એને વધારે થાક લાગે, છતાં પણ એમના ચહેરા ઉપર મને થાક વર્તાયો નથી। એમના ઘરના લગ્ન હોય ને જે રીતે દોડતા હોય એ રીતે લોકો દોડ્યા છે, એટલે એમનો હું ખાસ આભાર માનું છું। એમને ખરેખર તો અભિનંદનના અધિકારી એ જ છે। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पिछला पेपर लीक हो जाने की वजह से जूनियर क्लर्क एग्जाम से छात्रों का मोह भंग हो गया। हालांकि परीक्षा में कम बच्चों के आने से वो छात्र काफी खुश हैं जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया। પણ તો પણ હિંમત રાખીને આપી છે। વ્યવસ્થા બહુ સારી હતી એ લોકોની બધી રીતે સુરતથી। હા સારું છે, હસમુખ સરનું કામકાજ સારું છે, અને થેન્ક યુ ફોર હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ એન્ડ થેન્ક યુ ફોર પૈસા બેક આપવા માટે। કઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા હતી? સારી વ્યવસ્થા, બહુ સારી। ક્યાંથી આવ્યા હતા? ગાંધીનગર। હા, શાંતિ રીતે થઈ છે। વ્યવસ્થા કેવી હતી? વ્યવસ્થા બહુ સરસ હતી। ક્યાંથી આવ્યા છો? હું મહેસાણાથી આવી છું। जूनियर क्लर्क एग्जाम का शांतिपूर्ण तरीके से सफल होना ही काफी नहीं है। छात्रों की आंसर शीट में कोई गड़बड़ी या हेरफेर ना हो, इसका ध्यान रखना भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। तभी तो परीक्षा खत्म होने के बाद आंसर शीट यानी OMR शीट को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिलों में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूमों में रखवाया गया है, जहां पर SRPF और पुलिस कर्मचारियों का कड़ा पहरा बिठाया गया है। यहां पुलिस इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। उच्च पुलिस अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CCTV कैमरों से स्ट्रॉन्ग रूम्स पर लगातार नजर रखी जा रही है। गुजरात में पिछले कुछ सालों में पेपर लीक होने के मामलों में तेजी आई है, जिसकी वजह से सरकार विपक्ष के निशाने पर ही रहती है। हालांकि इस बार जूनियर क्लर्क एग्जाम में गुजरात सरकार की किरकिरी होने से बच गई। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आंसर शीट्स के आसपास कोई परिंदा भी पर मारे, वरना सरकार के लिए फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और डांग से रौनक जानी के साथ आज तक। स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका। आज के महंगाई काल में एक शादी करना या कराना भारी पड़ता है। वडोदरा में बीजेपी विधायक केतन ईमानदार ने 751 जोड़ों का भव्य ढंग से सामूहिक विवाह करके
एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। केतन इनामदार जी की हर कोई तारीफ कर रहा है। बड़ोदरा में सामूहिक विवाह का ये नजारा बेहद अद्भुत है। यहाँ एक साथ 751 जोड़ों ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। कार्यक्रम इतना भव्य था कि गरीब परिवार के बच्चों के चेहरे खिल उठे। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए धूमधाम से शादी होना किसी बड़े सपने से कम नहीं है और उनके सपनों को हकीकत बनाया बड़ोदरा देहात की सावली सीट से बीजेपी विधायक केतन इनामदार ने। केतन इनामदार इतने ईमानदार और दिलदार हैं कि वो पिछले 8 सालों से हर साल गरीब लोगों का सामूहिक विवाह करवाते हैं। उनके पिता के जन्मदिन की स्मृति में भव्य आयोजन होता है जिसमें गरीब परिवार के बच्चों की शादी करवाई जाती है। मैं बोलता हूँ कि तो मैं खाली निमित्त हूँ। परम परमात्मा और हमारे सावली वाले स्वामी जी और जगदीश बाप जी और जिमीनाथ दादा की खूब असीम कृपा है कि जो हाथ मेरे हाथ से वो कार्य करा रहे हैं वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से और मेरे तहसील के जो नौजवान मित्र है और जो वडीलों का आशीर्वाद है उसके ही। बड़ोदरा में 751 जोड़ों की सामूहिक शादी की खबर जब सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तक पहुंची तो वो खुद को नहीं रोक पाए और इस नेक काम में भागीदार बनने के लिए चले आए। सीएम ने यहाँ 9 जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। આપણને એક કાર્ય સંકલ્પ આપ્યો છે કે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ। સામાજિક સમરસતાનું પણ આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। સર્વ જ્ઞાતિ કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય તો એ દરેક જ્ઞાતિ આ લગ્ન સમૂહ લગ્નોત્સવમાં જોડાઈ શકે। કોઈની પાસે પૈસા છે નથી, કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિ ભેદભાવ વગર આટલું મોટું આયોજન વિચાર કરવો પણ મુશ્કેલ પડે એવું આયોજન ધારાસભ્યશ્રીએ છેલ્લા 7 વખત કર્યું ને આજે આ 8મી વખત આ લગ્નોત્સવ એ કરાવી રહ્યા છે। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री इस सामूहिक विवाह के साक्षी बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने इस भले काम के लिए विधायक केतन इनामदार की जमकर तारीफ की। જેમણે આ કાર્યક્રમને આજે રૂપ આપ્યું છે ને 751 જેટલા સમૂહ લગ્નનો એક રેકોર્ડ એ ગુજરાતમાં પ્રસ્થાપિત કર્યો છે। પણ આ આયોજન કરવાની હિંમત અવ્યવસ્થા ન થાય એના માટેની તકેદારી એ કેતનભાઈ કરી શકે, આપના બધાના સાથ અને સહકારને કરી શકે। आज के समय बढ़ती महंगाई में शादी करवाना ही भारी पड़ जाता है, लेकिन बीजेपी विधायक केतन इनामदार ने 751 जोड़ों की एक साथ शादी करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पिछले 8 सालों से वो बिना नफा नुकसान की परवाह किए ईमानदारी से लगे हुए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए मसीहा बने हुए हैं। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो।